हेलो 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 हेलो। एक मिनट देना बेटा। हेलो 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 हेलो। अब बताइए बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो, फटाफट बताइए भाई, यस और नो। एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर है भाई दोस्तों? यस, डन है। हेलो 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 हेलो, ठीक है, डन। तो बहुत बढ़िया भाई। ओके, नाउ क्लियर है, नाउ क्लियर है, नाउ क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे का कार्यक्रम कि भाई आगे का कार्यक्रम क्या है। वॉइस एकदम क्लियर है। आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में मैंने बेटा क्वथनांक को, ठीक है, लास्ट वाली क्लास में क्या करा था बेटा मैंने आपको? क्वथनांक को और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया था बेटा। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो है राउल्ट का नियम पढ़ेंगे और राउल्ट के नियम पर बहुत सारी बातें सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? वॉइस फट रही है? ठीक है, मैं भैया को बोलता हूं, भैया वॉइस थोड़ी फट रही है, एक बार चेक कर लेना भाई, क्या बढ़ाना है क्या घटाना है। ठीक है, बोल दिया बेटा, बोल दिया, मैंने बोल दिया दोस्तों। बोल दिया बेटा, बोल दिया। बोल दिया बेटा, बोल दिया। हेलो 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 हेलो। भैया वॉइस थोड़ी फट रही है, एक बार चेक कर लेना। मेरे बच्चा बोल रहे, बच्चे सारे ही बोल रहे हैं, एक आदमी, सब कमेंट पढ़ो आप एक बार। हेलो 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 हेलो। नहीं नहीं, पढ़ाई होगी क्यों नहीं होगी बेटा, 5 मिनट दे दो यार। कभी कभी ऐसा टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं। ठीक है भैया, ठीक कर रहे हैं, अभी 1 मिनट दे दो। ठीक है, यस 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 यस, बढ़िया 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 बढ़िया। आशा करता हूं कि अब आप लोगों को मेरी आवाज आ गई होगी, यस और नो? यस, हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताइए, क्या अब मेरी आवाज ठीक हो गई है, यस और नो? आवाज क्लियर हो गई? मतलब फट रही थी, मतलब वो ठीक हो गई, राइट? अब ठीक है, नाउ ठीक है, क्लियर है अब? ओके, क्लियर है, क्लियर है, डन। पहले फट रही होगी, अब क्लियर होगी, बिल्कुल सही बात है। तो भाई देखो, सॉरी फॉर समथिंग फॉर टेक्निकल ग्लिच, माफी चाहूंगा आप लोगों से कि छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अब यहां से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था क्वथनांक, क्वथनांक तथा वाष्प दाब को, वाष्प दाब को प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक। क्या बोला बेटा मैंने? क्वथनांक तथा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल की, कि सरफेस एरिया कैसे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, मैं बोल दूंगा बेटा टीम को, इन्फिनिटी प्रैक्टिस को हिंदी में करने के लिए मैं बोल दूंगा टीम को, ठीक है, कंफर्म। अब यहां पर मैंने कमेंट बंद करें ताकि आप लोग थोड़ा फोकस कर पाओ। देखो बेटा, आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताना और समझ के देखना। ठीक है, तो हमारे पास जो तीसरा चौथा पॉइंट चल रहा होगा, ठीक है, तीसरा चल रहा था, चौथा चल रहा था, चौथा पॉइंट चल रहा था, तो ये होगा हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल पर, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर। ठीक है, कैसे निर्भर करता है? तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा भी होगा। ठीक है, मान लो तुम्हारी मम्मी किचन में है और वो छोटे से बर्तन में, ठीक है, छोटे से बर्तन में क्या कर रही है बेटा? पानी को गर्म कर रही है।
पानी को क्या कर रही है बेटा, गर्म कर रही है। यहां पर हमने पानी लिया, ठीक है, तो इस यहां पर हमने इसको क्या करा बेटा, हीट भी दी, यानी पानी को गर्म कर रही है। अब हुआ क्या कि जो बाह्य दाब था, जो बाह्य दाब था वो था हमारे पास एक वायुमंडल। किचन में तो एक वायुमंडल ही होगा, ठीक है, और जब वो गर्म करती गई गर्म करती गई गर्म करती गई तो यहां पर वाष्पीकरण हुआ होगा, मतलब द्रव से जो है भाप में गए होंगे कण। हम मान गए भाई द्रव से जो है भाप में कण गए, ठीक है, तो जिससे वेपर प्रेशर भी एक वायुमंडल हुआ होगा। अब उन्होंने बाहर का जो दाब है वो एक वायुमंडल, और बेटा वाष्प दाब जो है वो भी एक वायुमंडल। तो आपने यहां पर एक टेम्परेचर लगा रखा होगा, थर्मामीटर लगा रखा होगा ऐसे करके। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पर जब पानी को उबाल रहे होंगे और जब उसका वाष्प दाब उसके बाह्य दाब के बराबर हो गया होगा, उस टाइम पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो कितना रहा होगा। सोच के बताइए बेटा, आंसर दीजिए भाई, कितना रहा होगा। अगर आपकी मम्मी मान लो किसी बर्तन में पानी रख के उसको उबालती है, वो भाप में कन्वर्ट होता है, फिर वहां पर बाह्य दाब और वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो बेटा जो भी टेम्परेचर इस वाले थर्मामीटर में रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रहा होगा बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। हम मान गए बेटा 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, पक्की बात है, मान गए हम बात। अब सिमरन, देवेंद्र, सताक्षी, सब लोग देखो बेटा, अगर मान लो तुम्हारे यहां पर किसी की शादी है, मंडा है, बारात है, ठीक है, तो तुम्हारे यहां पर हलवाई आए। अब हलवाई ने क्या काम करा, हलवाई ने एक बड़ा टब लिया, रसगुल्ले बनाने थे, लेकिन रसगुल्ले बनाने से पहले वो सोच रहा था कि चलो पानी गर्म चाहिएगा, बाकी चीजें मिठाई बनानी है तो गर्म पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने क्या काम करा, एक टब लिया और उस टब में जो है पानी भर दिया। क्या कर दिया बेटा, पानी भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जब पानी भर रहा होगा, हलवाई काम कर रहा होगा, तो बाह्य दाब तो उस टाइम पर भी एक वायुमंडल होगा। आप कहोगे हाँ सर। अच्छा, अब यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये तो हमारे पास क्या था, पानी, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसको हीट दिया या हलवाई ने इसको गर्म कर दिया और यहां पर एक थर्मामीटर लगा हुआ है और पानी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया, पानी क्या है, उबलना चालू हो गया, उबलना चालू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वाष्पीकरण हो जाएगा बेटा, और वाष्पीकरण होगा तो जो कण होंगे हमारे पास पानी के, वो भाप की अवस्था में भी जाएंगे। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन पता क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, बाह्य दाब एक वायुमंडल है, उस टाइम पर जब पानी उबल रहा होगा, उस टाइम पर यहां पर जो वाष्प दाब होगा पानी का वो कितना होगा बेटा, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर पानी को बड़े टब में गर्म कर रहे होंगे, बाह्य दाब एक वायुमंडल है, पानी उबल भी रहा है, तो पानी उबल रहा होगा यानी क्वथनांक पर आ गया होगा। तो आप मुझे बताइए वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए बेटा, वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए। वेपर प्रेशर होगा एक वायुमंडल, यानी पानी तभी उबलेगा जब बेटा उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, एक वायुमंडल होगा। और मुझे यह बताइए बेटा, इस थर्मामीटर में जो क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट है ना, जो टेम्परेचर होगा पानी का, वो कितना होगा बेटा, वो कितना होगा दोस्तों, वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। वो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये घटना हमने अपनी डेली लाइफ में देखी है, मम्मी को भी बेटा किचन में बहुत बार पानी गर्म करते हुए देखा है, और हमने हलवाई को भी बेटा बड़े टब में पानी को गर्म करते हुए देखा है, राइट और रॉन्ग। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे पास यहां पर जो लिक्विड है उसका सरफेस एरिया छोटा है और यहां पर सरफेस एरिया यानी जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, तो क्या इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने या घटने पर क्वथनांक पर कोई प्रभाव पड़ा। आप कहोगे नहीं सर। क्या इसके वाष्प दाब पर कोई प्रभाव पड़ा। आप कहोगे नहीं सर। तो हम लोगों ने यहां से एक नोट पॉइंट समझा, और वो नोट पॉइंट क्या था भाई, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल का द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल का द्रव के वाष्प दाब तथा
तथा क्वथनांक पर, ठीक है, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल का द्रव के वाष्प दाब तथा क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इनमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो भाई किस लोगों को, किन किन बच्चों को जो है ये क्लियर हो गया है, किन किन बच्चों का भाई ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया कि हाँ भाई हमें पता लग गया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल चाहे कितना भी हो, पानी का कितना भी लेवल हो, ठीक है, वाष्प दाब और क्वथनांक जो है वो ऐसे भौतिक गुण हैं जो पदार्थ के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करते हैं। शिवम, आयुषी, सत्यम, सक्षम, सानू, राणु, क्लियर है बेटा? इंडिपेंडेंट, 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 ओके जी, ओके ओके, बहुत बढ़िया। सर समझ नहीं आया, दोबारा समझाएंगे बेटा? सर प्लीज दोबारा समझा दो। ओके, दोबारा समझा देंगे। ऑस्मोसिस क्या है बेटा? ऑस्मोसिस अभी आगे चल के पढ़ाएंगे, ठीक है, ऑस्मोसिस अभी आगे आएगा, अभी नहीं है। हाँ, अब देखो यहां पर सिंपल सी बात, सबसे पहले वापस से मैंने कमेंट बंद करे ताकि आप लोग फोकस कर पाओ। मेरा सिंपल ये कहना है, अगर आप किसी भी छोटे बर्तन में पानी को उबालोगे या बड़े बर्तन में पानी को उबालोगे, ठीक है, पानी उबलना चालू हो गया, दिमाग लगाना, आप यहां पर क्या लिखा है इसको भूल जाना, जो मैं बोल रहा हूं उस बात पर फोकस करो। छोटे बर्तन में पानी को उबाला, बड़े बर्तन में पानी को उबाला, अब पानी उबलना चालू हो गया, तो मुझे बताओ दोनों पानियों में यानी कम और ज्यादा में अगर थर्मामीटर लगा है उनका बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर अलग आएगा या सेम आएगा? बस मुझे ये बता दो। आप कहोगे सर जी छोटे बर्तन में उबालो, उबलते हुए पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री ही होगा, ओके। बड़े बर्तन में उबालो, उबलते हुए पानी का जो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री ही होगा, ठीक है भाई। कब होगा 100 डिग्री? जब बाह्य दाब 1 वायुमंडल होगा, ओके। ऐसा क्या होता है भाई क्वथनांक पर? कि सर क्वथनांक पर आपने परिभाषा लिखवाई थी कि वह ताप, वह निश्चित ताप जब किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? बर्तन चाहे छोटा हो, बर्तन चाहे बड़ा हो, ठीक है, अगर पानी उबल रहा है तो यहां पर भी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडल है, यहां पर भी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडल है, समझ रहे हो, और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है। इन दोनों उदाहरण से ये मैंने सोचा कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि भाई देखो, आप लोगों ने यार घर पे मम्मी को खाना बनाते हुए देखा है, आप लोगों ने देखा होगा मंडे में, भंडारे में कई बार बड़े बड़े टबों में खाना बनता है या पानी गर्म होता है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में देख रखी है, पानी को उबलते हुए देखा है, और हमें ये पता है कि चाहे किचन में हो चाहे बेटा भंडारे में हो, हमारा वातावरण तो सेम ही रहता है, 1 वायुमंडलीय बाह्य दाब वाला। और हमने ये भी सुना है कि कभी ऐसा नहीं होता कि भाई छोटे बर्तन में अगर पानी गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर 150 डिग्री होगा, बड़े वाले टब में अगर पानी को उबालेंगे तो उसका 500 डिग्री होगा, ऐसा थोड़ा ही होता है, क्वथनांक तो फिक्स है। इसीलिए हमने बोला कि द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल का, ठीक है, द्रव के वाष्प दाब तथा क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, जिन जिन बच्चों को ये लग रहा था कि भाई हमारा क्लियर नहीं है, क्या आप लोगों का क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? अब क्लियर हुआ? अब देखें यहां पर नेक्स्ट, अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो एक अलग कहानी पढ़ने वाले हैं, अलग चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस यस यस, अब हम पढ़ने वाले हैं द्रव का द्रव में विलयन, 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 ठीक है। और क्या होता है भाई द्रव का द्रव में विलयन? और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, जैसे हेनरी का नियम पढ़ा था वैसे ही आपका राउल्ट का नियम पढ़ना है, ठीक। अब यहां पर पहले मैं समझाऊंगा, ठीक है, सिस्टम बनाऊंगा, और फिर आप लोगों को समझना भी है, फील भी करना है। अब हमारे पास जो टॉपिक चलेगा वो द्रव का द्रव में विलयन चलेगा, और मैं आपको बताऊं इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे, ये तो खैर वो वाला हो गया हेनरी ना, ये तो हमने कल करा था ना हेनरी लो वाला, इसको हटा दो आप,
इस तरह के क्वेश्चन देखना आप, ठीक है, कि दो द्रव थे, ए और बी को मिलाया गया, वाष्प दाब यानी कुछ तो कुछ आएगा, है ना। ऐसे बेटा यहां पर देखना, एक सिलेंडर कंटेनर में पानी और उसका वाष्प दाब के बीच में सिस्टम आ गया, और देखो बेटा तीन अलग अलग द्रव है एक्स वाई जेड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मतलब ऐसे कर करके आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको आपको समझना पड़ेगा। और आज तो मैंने क्वेश्चन फिर भी कम लेके आया हूं पीपीटी पर, मुझे याद है मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे, ठीक है, पर ये क्वेश्चनों का नंबर तो तब आएगा जब आप पूरे सिस्टम को समझोगे। अब सबसे पहले क्या है, हमारे पास दो अलग अलग द्रव हैं, ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग द्रव हैं, ठीक है। एक को हमने बोल दिया द्रव ए और दूसरे को हमने बोल दिया द्रव बी। मान गए ये बात? आप कहोगे हां सर। जब कभी भी द्रव ए को द्रव बी के साथ घोलोगे, द्रव ए को द्रव बी के साथ घोलोगे तो आपके पास यहां पर बनेगा विलयन। यहां पर क्या बना बेटा? यहां पर बना ए प्लस बी का विलयन, ए प्लस बी का विलयन, ठीक है बेटा, ओके जी, मान गए। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर जो द्रव ए है, आप मानना कि यहां पर द्रव ए ये है, यहां पर द्रव ए ये है बेटा, और यहां पर इसी के कण हैं, यहां पर इसी के कण हैं, ठीक है, अंदर ऐसे ही है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है बेटा? द्रव बी है, तो यहां पर सारे कण क्या होंगे बेटा? बी के होंगे। यहां पर क्या होंगे? द्रव बी के होंगे। फिर जब हम इनको मिलाएंगे तो मिलाने पर देखो आयतन बढ़ जाएगा, ये बात तो आप समझ के रखना, आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जब आयतन बढ़ेगा बेटा तो हमने इसको थोड़ा ऐसा फील कराया कि भाई इसका लेवल ऐसे बढ़ गया, और ऊपर जो है दोनों कणों के जो है वो पार्टिकल हैं, ठीक है, दोनों कणों के पार्टिकल हो गए, कण हो गए, क्योंकि विलयन है। इसको जितना फील करोगे बेटा उतना समझ में आएगा। अब हमने क्या करा, तीन अलग अलग बर्तन ले रखे हैं, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट घर पे भी हो सकता है। हम लोगों ने क्या करा, इन सबको बराबर तापमान दिया, ठीक है, बराबर तापमान दिया, दोनों को हीट, इसको भी हीट पहुंचा दी, इसको भी हीट दी, और इसको भी हीट दी, ठीक है, इसको भी हमने हीट दी, समान तापमान। और बेटा जो दो द्रव होते हैं ना, जो दो द्रव होते हैं, सभी द्रव की जो प्रकृति है वो अलग अलग है। जैसे आप लोग जानते हैं अल्कोहल की प्रकृति अलग है, पानी की प्रकृति अलग है ना, पेट्रोल की प्रकृति अलग है, हेक्सेन की प्रकृति अलग है। तो हर तरीके से हर द्रव की प्रकृति अलग होती है, क्योंकि उनके अंदर के जो अंतराण्विक बल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो पहले से ही मैं मान के चल रहा हूं कि माना, ठीक है, माना ए बी से अधिक वाष्पशील है, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो ज्यादा वाष्पशील होगा ही, और जिसका वाष्पशील ज्यादा होता है वो क्या करता है, उसके कण जो हैं वाष्प अवस्था में ज्यादा जाते हैं। यानी यहां पर अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ जब इसका वाष्पीकरण होगा तो यहां पर मैंने जो ए के कण थे बेटा वो ज्यादा वाष्प अवस्था में दिखाए, ठीक है, किसके तुलना के रूप में भाई? बी के तुलना के रूप में। तो बी के कण कितने जाएंगे बेटा हमारे पास? मान लो डी के कण गए केवल ए, मतलब ये बात मानी तो उस हिसाब से हमने कर दिया। और यहां पर जो वाष्प दाब होगा ना बेटा, यहां पर जो वाष्प दाब होगा उसको बोलेंगे हम लोग पी नोट ए, मतलब वाष्प दाब को निरूपित करने का तरीका होता है, उसके ऊपर नोट लगा देते हैं, डिग्री सी बना देते हैं, पी नोट ए, कि ये ए का वाष्प दाब उत्पन्न होगा यहां पर, ओके। और यहां पर बेटा, यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर होगा पी नोट बी, बी का वाष्प दाब। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पहले आप ए के आधार पर देखना, ये सोच के चलना कि ए के पहले बहुत ज्यादा कण थे, ठीक है, उसमें आपने बी घोला, अभी बी को मत देखना, ए की तुलना में चेक करना कि ए
पहले इसके सारे कण ए थे, इस विलयन में बी भी आ गया, तो अगर पहले 12 कण थे हमारे पास ए के ऊपर वाष्प में, क्या ऊपर यहां पर 12 से ज्यादा होंगे, 12 होंगे या 12 से कम होंगे? बताना बेटा, 12 से ज्यादा होंगे, कम होंगे, क्या होंगे बेटा? बोलो, सोच के देखो। अगर यहां पर ऊपर 12 कण है वाष्प अवस्था में, तो यहां पर जब विलयन बन गया तो 12 से कम होंगे, ज्यादा होंगे? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, चीजें, किसी विलयन में जब कोई दूसरा पदार्थ आ जाता है, किसी विलयन में जब कोई दूसरा पदार्थ आ जाता है, तो उसका खुद का, मतलब उस द्रव का खुद का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो 12 से कम होने चाहिए बेटा। तो हमने यहां पर ऐसे कर लिया कि 12 से कम है, तो हमने यहां पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 बना दिए। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आप कहोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी के देखो बेटा, बी के पहले वाष्प अवस्था में 9 कण थे। क्या थे बेटा? 9 कण। यहां पर 9 से ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए बेटा? 9 से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? आप कहोगे सर जी 9 से कम होने चाहिए, क्योंकि अगर बी को आधार मानते हैं तो पहले बी के सारे कण ऊपर थे, अब यहां पर ए के भी कण आ गए, तो बेटा बी का वाष्पीकरण थोड़ा हिल जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बी का वाष्पीकरण कम होगा तो इसका मतलब हुआ कि बी के कण भी यहां पर कम ही आएंगे। ठीक है जी, ओके, कम होंगे, 9 से कम होंगे। अब यहां पर तो कहा आपने जब शुद्ध अवस्था होती है ना, तब बोलते हैं वाष्प दाब। जब शुद्ध अवस्था होती है वाष्प दाब। अब ये जो द्रव था, इस द्रव के ऊपर ये गैसीय मिश्रण है। ये क्या बेटा? गैसीय मिश्रण है, गैसीय मिश्रण है ऊपर। इसमें ए के भी कण है और बी के भी कण है, तो यहां पर ए के द्वारा भी बेटा दाब लग रहा होगा, उसको आप पी ए कहोगे, और बी के द्वारा भी लग रहा होगा, उसको आपने पी बी कहा। पर ध्यान रखना, यहां पर पी नोट ए और पी नोट बी नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने? यस यस, चाहे हाँ वायुमंडल में ले लो, प्रेशर सब सेम है, प्रेशर की यूनिट हर जगह सेम है। पर मेरा कहने का मतलब यह हुआ, यहां पर पी ए और पी बी बोलेंगे, पी नोट नहीं बोलेंगे। कारण क्या है? यहां पर जो पी नोट ए है, मतलब हर चीज को मैं समझाऊंगा आपको। पी नोट ए का मतलब होता है बेटा ए का वाष्प दाब, पी नोट बी का मतलब होता है बेटा बी का वाष्प दाब। लेकिन जो ये पी ए है, पी ए क्या है बेटा? पी ए ये है बेटा ए का आंशिक दाब, और पीबी जो है ये है बी का आंशिक दाब। समझ में आई बात आपको? आप कहोगे हाँ सर। तो जो राउल्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या करा, इनके आंशिक दाब और बेटा शुद्ध अवस्था में जो प्योर वाष्प दाब है उसके बीच संबंध बताया। ठीक है, क्या बताया? संबंध बताया। दूसरी चीज ये समझिएगा, जब ए और बी दो विलयन, दो द्रव को आपस में मिलाएंगे, तो यहां पर ए की भी मात्रा है और बी की भी मात्रा है, यानी ए के भी मोल पर ए के भी मोल है, बी के भी मोल है। अर्थात इस विलयन में ए के भी मोल पर भाज है और बी के भी मोल पर भाज है। क्या बोला मैंने? बी के भी मोल पर भाज है। ठीक है बेटा, इस गैसीय मिश्रण में ध्यान से देखिएगा, ये जो गैसीय मिश्रण आप देख रहे हो ऊपर, ठीक है, गैसीय मिश्रण, इसमें भी ए के भी मोल है और बी के भी मोल है, यानी ए का भी मोल पर भाज है और बी का भी मोल पर भाज है। इनके मोल पर भाज को हम गामा ए और गामा बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, गामा ए गामा बी। पर एक्स ए और एक्स बी क्या है? विलयन के अंदर मोल पर भाज। तो इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले राउल्ट आए, तो राउल्ट ने एक नियम दिया, हमने लिख दिया राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या कहता है बेटा? ये राउल्ट बाबा कहते हैं कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ठीक है, किसी विलयन में
किसी विलयन में किसी द्रव का आंशिक दाब क्या होता है बेटा? स्थिर ताप पर किसी विलयन में, यानी यहां की बात कर रहे हैं, विलयन है, ठीक है, तो आंशिक दाब पीए की बात कर रहे हैं। तो किसी विलयन में किसी द्रव का आंशिक दाब पीए, ठीक है, पीए उस द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के गुणनफल के समान होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो इनकी स्टेटमेंट है, पर अगर मैं बात करूं कि भाई इन्होंने एक्चुअल में इस स्टेटमेंट में क्या कहा, तो मैं आपको बताता हूं। राउल्ट के नियमानुसार, ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार ध्यान रखना, स्थिर ताप पर जो पीए है ना, पीए क्या है? ए का आंशिक दाब। पीए क्या है बेटा? ए का आंशिक दाब विलयन में मोल प्रभाज और पी नोट ए के गुणनफल के बराबर, यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर है। और पीबी क्या होगा बेटा? पीबी बराबर होगा एक्स बी और पी नोट बी। वास्तव में यह है कि जो पीए और पीबी है, ये कहीं ना कहीं आंशिक दाब और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बीच में एक संबंध दर्शाता है। यह राउल्ट का नियम है, ठीक है। तो यही मैंने आपको थोड़ा सा अंतर भी बताया कि पी नोट ए और पी ए में क्या अंतर है। पी नोट ए तब बोलते हैं जब कोई द्रव शुद्ध अवस्था में होता है, पी नोट बी तब बोलेंगे जब कोई द्रव शुद्ध अवस्था में होता है। लेकिन जब वो विलयन बना लेगा तब आप उसको पी नोट ए या पी नोट बी नहीं कहोगे, उनके दाब को बोलोगे आप पी ए और पी बी, और इनको हम कहते हैं आंशिक दाब, ठीक है। गैसीय मिश्रण है तो इनको हम क्या बोलेंगे? आंशिक दाब। मैंने लिखवाया भी था यहां पर कि पी नोट ए का मतलब है ए का वाष्प दाब, पी नोट बी का मतलब है बी का वाष्प दाब, पी ए का मतलब है ए का आंशिक दाब, पी बी का मतलब है बी का आंशिक दाब। हमें इनके बीच में ही रिलेशन ढूंढना है, रिलेशन बनाना है। तो इस रिलेशन को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? राउल्ट। अब राउल्ट ने क्या कहा कि स्थिर ताप पर किसी विलयन में किसी द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर है या समान है। तो इसी वजह से हमने पी ए मान लिया और पी बी मान लिया। तो फटाफट बताइए बेटा, क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? और अगर समझ में आ गई तो प्लीज एक एक बात इसको छाप लो, ठीक है। इसको एक एक चीज को छाप लो बेटा। दिख रहा है भाई? एक मिनट छाप ली? एक मिनट देना बेटा, एक मिनट देना। आपको जो है पूरा दिखना चाहिए ना। ठीक, अब दिख रहा होगा? ओके डन। यस 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 यस, अब आपको पूरा दिख रहा होगा, है ना? डन भाई। अभी इनके बारे में बताऊंगा, ये अलग है। गामा ए और गामा बी जो है ना बेटा, ये तो गैसीय अवस्था में मोल प्रभाज है। क्या है ये? गैसीय अवस्था में मोल प्रभाज, अवस्था में मोल प्रभाज, ठीक है, गैसीय अवस्था में मोल प्रभाज। अच्छा, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया क्या?
अवस्था अब तो ठीक आ रहा है बेटा, होता है, पूरा पूरा दिख रहा है अब। अच्छा अब क्या कह रहे हो आप, ए से रुको 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 रुको, मैं ठीक करता हूँ यार, ये क्या हो गया। अगर देखा ना, पूरा तो आ रहा है बेटा, मान आप सही आ रहा है, एकदम करेक्ट, एकदम परफेक्ट आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्ट आ रहा है अब। ठीक है, हाँ कह तो सही रहे हो यार, समान होता है, देखता हूं भाई मैं, समान समान समान, अभी ठीक है, अब इधर से एक मिनट देखना भाई, अब ठीक है, अब अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। देखो बेटा, तो इतनी बात हो गई हमारे पास, अब यहां से आगे क्या बढ़ेगा, राउल्ट का नियम आगे बढ़ेगा बेटा, ठीक है, यहां से आगे बढ़ेगा भाई। अब मेरी बात सुनना, क्या क्या है, ठीक है, अब देखो यहां पर, अगर मान लो हमें कभी विलियन का वाष्प दाब निकालना हो, ये विलियन का टोटल वाष्प दाब इसके अंदर, तो देखो बेटा, अगर हमें कभी भी टोटल दाब निकालना हो, पी टोटल, ठीक है, पी टोटल है ये, तो पी टोटल किसके बराबर होगा, ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर हमें टोटल वाष्प दाब निकालना है इस विलियन का, तो चाहे तो उसको आप पी टोटल कह लो या पी एस कह दो, कुछ लोग इसको पी टोटल कहेंगे, कुछ लोग इसको पी एस कह दो, जो तुम्हारा मन करे। तो ए का आंशिक दाब प्लस पी बी ऐसे ही करोगे, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास एक्स पी ए है, पी टोटल तो पी टोटल रहेगा, पी ए के जगह पर रखोगे आप ए का मोल पर भाज पी नोट ए, प्लस पीबी के जगह पर रखोगे बी का मोल पर भाज पी नोट बी, ठीक है। तो ये समीकरण बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट समीकरण है, याद रखना, इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्स नोट ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, राइट बेटा। अभी आवाज ठीक है, हेलो 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 हेलो, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, अब देखो बेटा यहां पर क्या है, अब हम लोग ना राउल्ट के नियम के ग्राफ भी पढ़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना तो समझ में आएगा। कैमरा जूमिंग पॉइंट छोटा कर दीजिए, अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, है ना। तो देखो भाई, अब हमारे पास क्या है, चूंकि हम लोग ये बात जानते हैं, चूंकि ध्यान रखना, ए का मोल पर भाज प्लस बी का मोल पर भाज का जो योग होगा वो एक के बराबर होगा,
और आपके पास जो बी का मोल प्रभाज होगा बेटा, ठीक है, वो 1 माइनस के ए के मोल प्रभाज के बराबर होगा। इसको हम इधर ले गए, तो हमने इस वाली समीकरण में जो आपको ऊपर लिख रहा है, तो हमने लिखा भाई समीकरण में एक्स बी के स्थान पर 1 माइनस एक्स ए रखने पर हमारे पास क्या होगा बेटा, पी टोटल बराबर आएगा ए का मोल प्रभाज, ठीक है, ए का मोल प्रभाज पी नोट ए प्लस 1 माइनस के एक्स ए और पी नोट बी। फिर आप लोग क्या करोगे बेटा, पी टोटल बराबर एक्स ए पी नोट ए प्लस अंदर गुणा कर दिया पी नोट बी माइनस एक्स ए पी नोट बी। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, पी टोटल इन दोनों मान में से एक्स ए कॉमन ले लिया, तो पी नोट ए माइनस के पी नोट बी एक्स ए कॉमन आ गया और प्लस के पी नोट बी आ गया। तो ये जो समीकरण आप देख रहे हो बेटा, ये भी राउल्ट की ही समीकरण है, ठीक है। ये काम आती है ग्राफ बनाने के। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा राउल्ट के नियम का ग्राफ, ठीक है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मेरा आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन पहले उसको नोट कर लो आप आराम से। सर डेली कितने पीवाईक्यू लगाए हैं? आप लोगों को देखो, जो मैं क्लास में पीवाईक्यू लगा रहा हूं केवल वही लगाने हैं, ठीक है, अभी तो वही लगाओगे। और आपको जो डीपीपी मिलेगी, पहले आप लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे, और अगर आपके पास मॉड्यूल होंगे जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, आप होमवर्क करेंगे। इसके अलावा आप अपने नोट्स का रिवीजन करोगे, इतना ही टाइम आप केमिस्ट्री को दोगे, इतना ही टाइम आप फिजिक्स को दोगे, इतना ही टाइम आप मैथ्स को दोगे। तो बेटा कभी भी ऐसा नहीं है, अगर उसके बाद भी आपको टाइम मिले तो आप और पीवाईक्यू कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन पहले हर एक सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चन भेजता रहूंगा दोस्तों, ठीक है। मॉड्यूल से होमवर्क दे रहा हूं बेटा, कल भी दिया था मैंने, आप लोगों ने शायद नोट्स देखे नहीं होंगे। इसके जो नोट्स में शेयर करता हूं ना ऐप पर, उसमें होमवर्क लिखा आता है कि आज ये क्वेश्चन करना है। कोई बात नहीं। अब देखिए बेटा आगे, वापस से इस डेरिवेशन को दोबारा समझते हैं, ठीक है, वापस से इस डेरिवेशन को दोबारा समझते हैं एक एक पॉइंट के साथ। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि जो एक एक पॉइंट समझना बेटा, कि पी ए मतलब राउल्ट का नियम क्या है, पहले ये बताओ। राउल्ट का नियम बता, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बेटा, राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम किस किस के बीच में संबंध बताता है? राउल्ट का नियम क्या है बेटा, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब ये नोट नहीं करना आपको, ये रफ नोट, ये रफ है, आपने अपना डेरिवेशन यहीं तक करना है, ठीक है। ये तो मैं आपको बस याद दिलवा रहा हूं कि राउल्ट का नियम क्या है। मॉड्यूल कहां से, वो मैं बता दूंगा। राउल्ट का नियम क्या है, समीकरण बताइए। समीकरण ए के लिए बता दो, ए के लिए बताओ बेटा, ए के लिए राउल्ट का होगा हमारे पास पी ए बराबर ए का मोल पर भाग पी नोट ए, ये होता है ए के लिए, ठीक है। बी के लिए क्या होगा बेटा, बी के लिए होगा पी बी बराबर एक्स बी और पी नोट बी, ओके। और विलियन का जो टोटल दाब होगा वो होगा ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब। क्लियर है बेटा, यस और नो? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, जब हम बी ए और पीबी के मान रखेंगे यहां पर, तो जो टोटल आएगा विलियन का दाब वो आएगा ए का मोल पर भाज पी नोट ए, ठीक है, प्लस बी का मोल पर भाज पी नोट बी, ठीक है, पी नोट बी, ऐसे आएगा बेटा। आपको यह भी पता होगा कि भाई मोल पर भाज का जो योग होता है वो ऐसे होता है, एक के बराबर मान रखोगे। यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे बताओ बेटा, किस किस का यहां तक डेरिवेशन हो गया है? यहां तक सबने उन्होंने लिख लिया बेटा। अब इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद आता है कि सर हमारे स्कूल में ग्राफ बनाया गया था, एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ को कैसे करेंगे?
है ना, उस ग्राफ को कैसे करेंगे। मैंने कहा ठीक है बताता हूं कैसे करेंगे। पहले तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, ऐसे लाइनें मारनी है, ठीक है। क्या करना है भाई, एक लाइन ऐसे मारी, एक लाइन ऐसे मारी और एक लाइन ऐसे मारी, ठीक है। और आप लोगों को ऐसे मानना है कि यहां पर प्रेशर दे रखा है, नीचे से ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ता है, और यहां पर ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज दे रखा है बेटा, ठीक है। ए का मोल प्रभाज और बेटा मोलैरिटी पढ़ाई है, किसने कहा पोलैरिटी नहीं पढ़ाई है बेटा। टेलीग्राम का मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा बेटा, केमिस्ट्री बाय हर्ष त्यागी आएगा, केमिस्ट्री अंडरस्कोर बाय हर्ष त्यागी सर, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनना बेटा, आप लोगों ने कमेंट में अपना समय काफी दे दिया है, चैट में अच्छा समय दिया, अब समझ लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को लगेगा ये भी ऊपर से चला गया। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, पी टोटल बराबर पी नोट ए माइनस के पी बी, ये हमारे पास समीकरण है, इससे हम ग्राफ पढ़ेंगे। जो विलियन होता है, विलियन के अंदर दोनों चीजें होती हैं, द्रव ए भी होगा द्रव बी भी होगा, तो दोनों के मोल प्रभाज भी होंगे, ए का भी मोल प्रभाज बी का भी मोल प्रभाज। हम लोगों को यह समझना है किसी टाइम पर अगर ए का मोल प्रभाज 1 है, उस टाइम पर बी का मोल प्रभाज 0 होगा। क्यों? क्योंकि मोल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है बेटा, 1 के बराबर। आगे कोई पॉइंट मिला, मान लो ये पॉइंट है, इसका मान 0.9 है तो इसका मान 0.1 होगा, समझ गए। हमारे पास कोई मिड पॉइंट आया, अगर इसका मोल प्रभाज 0.5 है तो इसका भी 0.5 होगा बेटा। अब इधर से इधर जाने पर यहां पर इसका मान आ गया 0, तो बी का मोल प्रभाज बन जाएगा बेटा 1, यानी इनका योग हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो हम लोगों ने क्या माना हुआ था बेटा, हम लोगों ने माना हुआ था कि ए जो है बी से अधिक वाष्पशील है, जो ज्यादा वाष्पशील होता है उसका वाष्प दाब ज्यादा होता है। तो मैंने क्या काम करा भाई, 2 बिंदी ले ली, एक बिंदी धर ली, जो ज्यादा वाष्पशील होगा उसमें ऊपर और जो कम वाष्पशील होगा उसमें नीचे, नीचे कहीं भी ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा सिंपली, अगर मैं टोटल दाब की बात करूं, अगर मैं यहां की बात करूं, इस पॉइंट की एक्स ए की बात कर रहा हूं, जब ए का मोल प्रभाज 1 है, तो अगर मैं यहां पर इसका मोल प्रभाज 1 रख देता हूं तो आपके पास आएगा पी टोटल, मैं आपको बता ही देता हूं ऐसे करके, यदि ए का मोल प्रभाज 1 हो, समीकरण हमारे पास थी पी टोटल पी नोट ए माइनस के पी नोट बी इज इक्वल टू ए का मोल प्रभाज प्लस के पी नोट बी। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस के पी नोट बी, क्योंकि इसके स्थान पर हमने 1 रख दिया, प्लस के पी नोट बी, इससे कट जाएगा, जो टोटल दाब आएगा बेटा वो पी नोट ए के बराबर आएगा। कब? जब ए का मोल प्रभाज 1 था, तो टोटल दाब इस पॉइंट के बराबर आया, समझ में आई बात। जब एक्स ए का मान 0 होगा, यानी इस बिंदु पर ध्यान देखना, इस बिंदु पर एक्स ए का मान 0, तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। उस टाइम पर पी टोटल किसके बराबर आएगा, पी नोट बी के बराबर। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, ये जो यहां से लेकर यहां तक का मान है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है पी नोट ए को, और यहां से लेकर यहां तक का जो परिमाण है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा पी नोट बी को। और अगर हम इन दोनों लाइनों को मिला दें, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, तो पता है ये सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, और ये सरल रेखा किसके नियम को पालन करती है बेटा, राउल्ट के नियम को। तो यहां पर हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा पी टोटल बराबर पी नोट ए माइनस के पी नोट बी मोल प्रभाज ए प्लस पी नोट बी। ये इस समीकरण का क्या हो गया, इस समीकरण का क्या हो गया बेटा, ये ग्राफ हो गया। उसके बाद अगर आप बेटा इन लाइनों को ऐसे मिलाते हो, इन लाइनों को ऐसे मिलाते हो, इस बिंदु को यहां से और इस बिंदु को यहां से, तो आप लोग समझिएगा ये जो ग्राफ होगा ये होगा पी बी बराबर एक्स बी
पी नोट बी, क्योंकि स्ट्रेट y बराबर एम एक्स का ग्राफ आएगा, और ये होगा बेटा पी ए बराबर एक्स ए पी नोट ए। यहां पर आपका राउल्ट का नियम जो है, ग्राफ, डेफिनेशन, समीकरण, ये तो क्लियर हो गई, ठीक है। और कोई बच्चा ये सोचता हो कि ये ग्राफ कैसे बना है, तो मैंने बनाना भी सिखा दिया। आप अगर कहोगे दोबारा सिखा दो, दोबारा सिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अब मुझे बताइए बेटा, क्या आप लोगों का ये पार्ट क्लियर हो गया? इस स्लाइड में जो कुछ लिखा है यहां तक हमें आना था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये ग्राफ है विलियन के लिए, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे बेटा हम, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। कर देंगे बेटा, कर देंगे। एक बार पहले नोट कर लो, फिर मैं ग्राफ को दोबारा से रिपीट कर दूंगा, टेंशन ना लो आप उसकी। एक बार और कर देंगे, कोई बात नहीं। पहले नोट कर लो, लेकिन पहले नोट कर लो बेटा। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, ठीक ठीक ठीक। कुछ बच्चों का क्लियर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे 10 बार, 10 बार सिखाऊंगा, ठीक है, ये एक बार नोट कर लो आप, कोई बात नहीं, ग्राफ समझाएंगे ना बेटा। अब देखिएगा बेटा, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ, आप लोगों को मेरे साथ साथ वापस से क्लियर करना है, ठीक है, मेरे साथ साथ वापस से क्लियर करना है, क्योंकि मैं तो आपको समझा के ही छोड़ूंगा भाई। देखो, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले हमारे पास एक कहानी आई। क्या कहानी आई? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, और इस बार अगर किसी ने बोल दिया समझ नहीं आया तो खाल ताड़ लूंगा, ध्यान रखना। पहला देखना क्या है, हमारे पास एक द्रव ए है, हमारे पास द्रव बी है, और हमने ये मान रखा है कि ए जो है वो ज्यादा वाष्पशील है, बी जो है वो कम वाष्पशील है। अगर हम इनको समान ताप पर गर्म करेंगे तो ए का वाष्पीकरण ज्यादा होगा, बी का वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि ए के कण ज्यादा वाष्प में जाएंगे तो वाष्प दाब ज्यादा, बी के कण थोड़े कम जाएंगे तो वाष्प दाब थोड़ा कम होगा ए की तुलना में, ठीक। दोनों को मिलाकर एक विलयन तैयार कर लिया, ए प्लस बी, ठीक है। अब इनको गर्म करेंगे तो कुछ कण ए के जाएंगे, कुछ कण बी के जाएंगे, पर यहां पर ये जो दाब होगा ये इनके उस वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब सर यहां पर क्या बोलेंगे इन दाबों को? यहां पर हम बोलेंगे इनको आंशिक दाब। फिर मैंने आपको बताया कि जो पी नोट ए है, जो शुद्ध अवस्था में होता है, उसको बोलते हैं ए का वाष्प दाब। पी नोट बी होता है बेटा बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। पी ए है ए का आंशिक दाब, पी बी है बी का आंशिक दाब। अब हम ये क्या चाहते हैं बेटा? हम चाहते हैं कि भाई सुनो, हम लोगों को क्या करना है, सुनना मेरी बात को, हम लोगों को क्या करना है कि भाई हमें ना आंशिक दाब और वाष्प दाब में संबंध निकालना है। कैसे निकाले भाई? तो फिर एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था राउल्ट, और राउल्ट ने एक स्टेटमेंट, एक नियम दिया, और उस नियम को बोल दिया राउल्ट का नियम। आप कहोगे सर ये क्या है नियम? मैंने कहा देखो, जब आप विलयन बनाओगे तो इसमें ए की भी मात्रा होगी और बी की भी मात्रा होगी। आपको हाँ सर, ए का भी मोल प्रभाज होगा, बी का भी मोल प्रभाज होगा। आप कहोगे हाँ सर। तो राउल्ट ने बोला और एक्सपेरिमेंट किया, स्थिर ताप पर किसी विलयन में, यानी इस विलयन में द्रव का आंशिक दाब यानी पीए की बात कर रहा है, जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है और विलयन में उपस्थित जो मोल प्रभाज होता है उसके गुणनफल के समान होता है। अर्थात जो पीए है, जो पीए है वो ए का मोल प्रभाज विलयन में और पी नोट ए के बराबर हुआ, और जो पीबी है वो बी का मोल प्रभाज और पी नोट बी के गुणनफल के बराबर हो गया। यही तो बेटा हमारे पास राउल्ट ने दिया। आप कहोगे सर यहां तक तो समझ में आ गया, अब आगे मैं चाहता हूं कि इस द्रव के ऊपर यानी विलयन के ऊपर जो टोटल दाब बनेगा उसको कैसे कैलकुलेट करूं, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करूं। तो मैंने कहा कि भाई जो टोटल दाब होगा विलयन के ऊपर वो ए के आंशिक दाब प्लस बी के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। आप कहोगे सर यहां तक तो भी समझ में आ गया। हमने क्या करा
क्योंकि हम लोग जानते थे कि पी ए एक्स पी नोट ए के बराबर होता है, पी बी एक्स बी पी नोट बी के बराबर होता है, बस इनके स्थान पर वो रख दिया। और फिर मैंने बोला ये समीकरण आगे चल के इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे जेईई मेंस के न्यूमेरिकल दिखेंगे और मैं करवाऊंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अब मेरे पास है तो मेन समीकरण ही है, पर मुझे ग्राफ भी तो बताना है, समझाना है आपको। तो मैंने एक बात बताई कि मोल प्रभाज के योग हमेशा 1 के बराबर होता है, तो बी का मोल प्रभाज 1 माइनस के एक्स ए के होगा। अब ये जो समीकरण थी इसका जो एक्स बी था, इसकी जगह पर हमने रख दिया 1 माइनस के एक्स ए, इसकी गुणा करी तो पी नोट बी माइनस के एक्स ए पी नोट बी। इन दोनों में से एक्स ए कॉमन ले लिया, पी नोट ए माइनस पी बी आ गया प्लस पी नोट बी। क्लियर है। उसके बाद हमें मान लो हमें ग्राफ बनाना है, हमें पता नहीं है कुछ भी, और हमें मोल प्रभाज और दाब के बीच में ग्राफ बनाना है। तो बेटा हमने एक साइड पर तो लिख लिया दाब और एक साइड पर हमने लिख दिया दोनों के मोल प्रभाज, किसी एक का तो लिख नहीं सकते बेटा। तो हम लोगों को यह समझ में आया कि मोल प्रभाज का योग क्या होता है 1। अगर इस बिंदु पर ए का मोल प्रभाज 1 है तो पक्का बी का 0 होगा। कोई मध्य बिंदु अगर आएगा तो वहां पर इसका भी 0.5 और इसका भी 0.5 ही समझाने के लिए बोला, समझ गए सर। अंतिम बिंदु पर ए का हमारे पास 0 होगा और बी का मोल प्रभाज 1 होगा। सर यहां तक भी समझ गए। मैंने कहा ठीक है। इन समीकरणों को देखकर, चाहे इसको देखकर चाहे इसको देखकर y बराबर mx का ख्याल आएगा आपको, y बराबर mx सरल रेखा का ख्याल आएगा। तो हम लोग को ये तो पता है कि सरल रेखा बनेंगी, पर कौन सी किसकी होगी ये चेक करना है। तो हमने क्या करा जरा ध्यान से देखिए। इस बिंदु पर एक पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जब a का मोल प्रभाज 1 के बराबर होगा। मान लो 1 का मोल प्रभाज 1 के बराबर है, जो कि मैंने आगे बताया भी था आपको। यदि a का मोल प्रभाज 1 है तो इसके स्थान पर 1 रखेंगे, तो 1 की गुणा करोगे तो सेम रहेगा, इससे कट जाएगा तो पी टोटल पी नोट ए के बराबर आ गया। ठीक है। तो हमारे पास एक बिंदु आ गया ये, और यहां से यहां तक इसको हमने बोल दिया पी नोट ए। दिक्कत तो नहीं आपको कि नहीं सर। इस बिंदु पर ए का जो मोल प्रभाज है वो 0 है, यानी अगर मैं इस पर 0 रखूंगा तो इसका गुणनफल पूरा कितना हो जाएगा बेटा 0 के बराबर। उस टाइम पर जो कुल दाब होगा वो किसके बराबर होगा, पी नोट बी के बराबर। तो ये बिंदु हमें यहां पर मिला और इसको हमने बोल दिया पी नोट बी। फिर क्या करना है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को मिलाया तो एक रेखा आ गई। अब ये जो दोनों बिंदु हमने प्राप्त करे हैं ये इस समीकरण के द्वारा करे हैं। तो मैंने कहा कि ये विलयन का पी टोटल बराबर पी नोट ए माइनस के पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट बी को निरूपित करती है। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, और ये जो आप देख रहे होंगे पी ए बराबर एक्स ए पी नोट ए, पी बी बराबर एक्स बी पी नोट बी, ये आपकी सरल रेखा को निरूपित करते हैं जो केंद्र से होके जाती है। आप इसमें मान रखोगे देखोगे तो हमारे पास 2 लाइनें आ जाएंगी। सरल रेखा इस वाले केंद्र से होके गई, एक सरल रेखा इस वाले केंद्र से होके गई। ठीक है। इसको हमने लिख दिया पी बी बराबर एक्स बी पी नोट बी, इसके लिए लिख दिया पी ए बराबर एक्स ए पी नोट ए। यही है राउल्ट का नियम, राउल्ट का ग्राफ विद डिटेल में। ठीक है। अब इसके आगे की जो कहानी है ना मेरे दोस्त, वो ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, और क्वेश्चन कैसे आएंगे तो हमारा माइंड मेकअप ऐसा कर दो सर, ऐसा हमें बना दो कि क्वेश्चन को देखते उखाड़ के फेंक दें हम। ठीक है। अभी तक हमें डिफिकल्ट लग रहा था, अभी तक हमें कंफ्यूज लग रहा था, पर हमें देखो तुम्हारा भरोसा जब तक मेरे पे नहीं होगा तब तक मैं भी उतना 100% नहीं दे पाऊंगा, सीधी बात है। ठीक है। पर हाँ, तुम्हारा भरोसा अगर ये क्लियर है कि मास्टर अब बताओ कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप जैसा कहोगे हम वैसा कर देंगे। हमें लगता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं होंगे, इवन बहुत सारे आपने डरते भी हैं, पर आपका हमने एक चीज देखी है सर कि आधे घंटे 1 घंटे बाद पहले हमें लगता है कि एक डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, एक डिफिकल्ट है। एक टाइम ऐसा आता है कि सर क्वेश्चन का ये लग रहा होता है कि ये तो हो ही जाते हैं, आसान है ना। तो अब आपका ना वो टाइम आने वाला है कि क्वेश्चन कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अब आपको उखेड़ के फेंकना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बताइए भाई, क्या आप लोगों को ग्राफ
ये समीकरण कैसे आई, इसको देखो, ये समीकरण कैसे आई, ये हमारी किताबों में और नोट्स में काम आएगी, ठीक है, लिख लेना इसको। पर मेन तो यही है, और ये तो इतनी सरल है, बस मान रखने हैं, इसी पर न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। अब तैयार हो जाना एक एक पॉइंट के लिए, इसको नोट करिए बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है, ऑल डन। यही तो मोटिवेशन वाली चीज है कि मैं अब खुद, जैसे सपोज करो ना, एक टाइम था जब मैं पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ाता था रेगुलर, ठीक है, तो बड़ा मजा आता था। इस पता है क्यों मजा आता था, वो लोग जल्दी ग्रैस्प कर लेते, समझ जाते थे। फिर मेरे सामने समस्या आई, मैंने सोचा कि यार मैं हिंदी मीडियम से आता हूं, तो मेरे को अपने हिंदी मीडियम वाले बालों को भी आगे आगे बढ़ाना है। तो जब मैंने पहले हिंदी मीडियम को पढ़ाना चालू करा, तो कई बार पहले से डर जाते थे, ठीक है, ग्रेस्पिंग अच्छी होगी, समझने की क्षमता अच्छी होगी आपकी, पर डर जाते थे, पहले ही मान लेते थे कि हम कमजोर हैं। अब भाई साहब बहुत सालों बाद, क्योंकि हर साल हम थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं, बहुत सालों बाद ऐसा पहली बार मुझे फील हुआ इस बैच से। पिछले साल भी मैंने लक्ष्य पढ़ाया था, और आप लोग देखोगे जितने भी जेई मेंस के रिजल्ट अभी आए हैं ना, जितने भी जेई मेंस के रिजल्ट आए हैं, जिसके 99 परसेंटाइल हैं, 98 परसेंटाइल हैं, ठीक है, जितने के भी बढ़िया परसेंटाइल हैं, 90% बच्चा लक्ष्य का है, ठीक है। और मैं आपको एक और अच्छी बात बता दूं, इसको अहंकार में और घमंड में मत लेके जाना, और सच्चाई बताना मेरा काम है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोग उनसे ज्यादा अच्छे ग्रेस्प वाले हो, मतलब और मेहनती हो और पढ़ने वाले हो। सुनकर अच्छा लगा ना अपने बारे में कि सर हम पहले वालों से तकड़े। मैंने कहा हाँ, मुझे ऐसा पर्सनल फील हुआ, ठीक है, मुझे ऐसा पर्सनल फील हुआ। पर अब बात यह है कि अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी लेगेसी को, तुम्हारे ऊपर जो कोई आदमी विश्वास कर रहा है, जो तुम्हारे ऊपर साल भर मेहनत करेगा, जो तुम्हारा रिजल्ट निकलवाने के लिए बोल रहा है, वो तुम पर एक विश्वास करता है। अब वो तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है कि उस विश्वास को कितना मेंटेन करके चलना है हमें। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है बेटा। अब आपको अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी है कि सर हमारा होगा, हमें मेहनत कर लेंगे, बस आप बताते जाओ, हम करते जाएंगे, ठीक है। देव क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन ना ले। देखिए अब देखो आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आईआईटी के अंदर, उसके बारे में हम जान लेते हैं। आईआईटी कह लो, इवन आपके बोर्ड्स के अंदर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाओगे, वो भी होंगे। आप चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाओगे, वो भी होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कह रहा सारे होंगे अब, ठीक है। अब देखो बेटा आगे यहां पर कहानी, कमेंट मैंने बंद करे हैं, ठीक है, कमेंट मैंने बंद करा है, थोड़ा समझना यहां पर। हमारा क्वेश्चन ये है, सर या मास्टर जी, मास्टर जी क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं, जो आपने पढ़ा है उस पर, मतलब राउल्ट के नियम पर। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, पहला होगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, और वो भी पी टोटल या विलियन कह लो, एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी पर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अगर इस समीकरण पर चाहे मोल प्रभाज हो, किसी का वास्तव में वाष्प दाब हो, या विलियन का वाष्प दाब हो, इसी समीकरण पर आएंगे। चाहे दो अलग अलग विलियन होंगे तो दो अलग अलग विलियनों के समीकरण को सोल्व करके हमें, जैसे हम लोग गणित में करते हैं वैसे करेंगे। दूसरा जो है, हम लोगों से वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में, ठीक है, ए या बी का मोल प्रभाज
पूछा जा सकता है। आप लोगों के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सबकी बात हो गई, इनकी बात कोई नहीं कर रहा, गामा ए और गामा बी की। गामा ए गामा बी क्या है? आपके मोल प्रभाज है, ठीक है। तो यहां पर वैसे तो मैं हर बार एक्स से डिनोट करता हूं, पर क्योंकि मैंने एक्स ए और एक्स बी इस बार विलियन वाले ले लिए, विलियन में मोल प्रभाज को एक्स ए और एक्स बी से डिनोट करा, तो मैं नहीं चाहता कि यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने इसको गामा ए और गामा बी मान लिया। ठीक, आप कैसे निकालोगे भाई? गैसीय मिश्रण में कैसे निकलेगा, वाष्प अवस्था में कैसे निकलेगा? तो देखिए, गैसीय मिश्रण के लिए, गैसीय मिश्रण के लिए, गैसीय मिश्रण के लिए डाल्टन का नियम होता है, एक डाल्टन का नियम। विलियन के अंदर, सुनना बेटा, विलियन के लिए राउल्ट का नियम, गैसीय मिश्रण के लिए डाल्टन का नियम। हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लेकिन मेरे को पता है कि जिन जिन बच्चों को अर्जुना में मैंने पढ़ाया है, डाल्टन के नियम तक मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर, थर्मोडायनेमिक्स से पहले भी। कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि भाई किसी गैस का आंशिक दाब बराबर होता है गामा ए, यानी मोल प्रभाज उसके, और टोटल दाब। आपको याद होगा, टोटल दाब से आंशिक दाब निकालने के लिए, क्या बोला मैंने? टोटल दाब से आंशिक दाब निकालने के लिए मैंने हेनरी वाले जब क्वेश्चन करवाए थे, हेनरी नियम वाले, वहां पर भी इसका प्रयोग किया था कि किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के अंदर जो मोल प्रभाज है, इस बार गैस के अंदर वाला मोल प्रभाज है, और टोटल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर आप मान लीजिएगा पीबी बराबर गामा बी, और यहां पर पी टोटल, ऐसे मान लोगे। अब वहां पर जो डेटा दे रखा होगा ना, वो गैसीय मिश्रण का होगा ही नहीं, वहां सारा डेटा दे रखा होगा विलियन के अंदर का या विलियन के वाष्प दाब का, टोटल दाब का होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग इनकी सहायता से क्या करेंगे, जरा देखो। हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर ऐसे लिखेंगे गामा ए बराबर पी ए अपे पी टोटल, यानी आंशिक दाब और पी टोटल। अब हम ये मानते हैं कि वहां पर डेटा दे रखा होगा विलियन का, तो हम विलियन वाले डेटा से राउल्ट का नियम यूज कर लेंगे, क्योंकि पी ए जो है, पी ए इसके बराबर तो है ही, गामा ए पी टोटल ए के बराबर है। ये तो डाल्टन के हिसाब से हुआ, ठीक है, लेकिन राउल्ट के हिसाब से पी ए एक्स ए पी नोट भी ए के बराबर भी तो है। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, यहां पर हमने ऐसे मान लिया एक्स ए पी नोट ए अपॉन एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। ज्यादा से ज्यादा बस इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, खतरनाक से खतरनाक। और आपको तो लग रहा होगा जेई मेंस, ठीक है, आपको तो लग रहा होगा जेई मेंस। मैं कह रहा हूं अगली क्लास जो होगी ना आपकी, कल होगी या परसों, जब भी क्लास होगी, IIT एडवांस का क्वेश्चन करवाऊंगा। डरना मत, क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम उतने पक्के हो चुके हो, तुम कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, और एक नहीं, कम से कम पता नहीं कितने होंगे। अगर मुझे मान लो गामा बी निकालना है, बी का मोल प्रभाज निकालना है वाष्प अवस्था में, तो मैं लिखूंगा बेटा क्या, पीबी पी टोटल, अर्थात ए का मोल, बी का मोल प्रभाज पी नोट बी, और नीचे टोटल तो सेम ही रहेगा, एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। बस ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं। कौन कौन से? दोनों ये वाष्प अवस्था में कैसे मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं, एक याद कर लो, वही मतलब इतना भी ज्ञात कर लोगे आधा तो पूरा हो जाएगा। और ये समीकरण इंपॉर्टेंट है एक, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आपको तैयार हो जाओ जेई मेंस के पीवाईक्यू करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लो बेटा, ये नोट जरूर करना है, क्योंकि माइंड मेकअप हो जाता है हमारा पहले से ही। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको लिखने के बाद, इस फॉर्मेट को बनाने के बाद अब आपको यह याद रहेगा कि हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, तो एक माइंड में क्लियर हो जाता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। बस
करना बेटा 1 मिनट। ठीक है, पहले आप इसको नोट तो करो, फिर मैं बताऊंगा ना क्वेश्चन कैसे करना है। आप उसका बेफिक्र रहो, क्वेश्चन कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा, नोट करो आप एक बार। अब बनेंगे बेटा PYQ। देखिए भाई दोस्तों, कमेंट बंद कर रहा हूं और आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है, कमेंट बंद कर रहा हूं और आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। IIT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चों को डर लगेगा क्योंकि क्वेश्चन की 4 लाइनें हैं। ठीक है, क्वेश्चन की क्या है, 4 लाइनें हैं और आपको लगेगा कि यार इतना खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले समझेंगे 298 केल्विन पर शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रवों का A और B का वाष्प दाब दे रखा है, अर्थात P नोट A का मान दे रखा है कितना भाई, 400 mmHg और P नोट B का मान दे रखा है 600 mmHg। इन द्रवों को मिलाने पर उनके प्रारंभिक आयतनों का योग अंतिम आयतन के बराबर होता है। यदि मिश्रण में द्रव का मोल अंश 0.5 हो तो अंतिम विलयन में वाष्प दाब तथा ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला बेटा, पकड़ना यहां पर, यदि मिश्रण में द्रव बी का मोल अंश 0.5 हो, इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, बी का मोल पर भाज 0.5 दे रखा है, 0.5 द्रव के अंदर। अब अपने आप ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि मोल प्रभाज का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। अगर बी का मोल प्रभाज 0.5 है, ए का मोल प्रभाज भले ही उसने दे ना रखा हो क्वेश्चन के अंदर, आप लिख सकते हो 1 माइनस के बी का मोल प्रभाज, यानी 1 माइनस के 0.5 बराबर 0.5, यानी ए का मोल प्रभाज भी इतना आ गया। क्लियर हो गया। इसने क्या पूछा है बेटा, जो भी विलयन बना तो अंतिम विलयन का वाष्प दाब तथा वाष्प प्रवस्था में घटक ए और बी के मोल अंश निकालने हैं। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि विलयन का जो टोटल दाब है, जिसको आप एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी की सहायता से निकाल लोगे। और आपको ध्यान रखना, वाष्प प्रवस्था में घटक ए और घटक बी के मोल अंश निकालने हैं। तो अगर आपको बेटा ए का मोल प्रभाज निकालना पड़े गामा ए, तो आप लिखोगे ए का मोल अंश पी नोट ए और अपॉन में पी टोटल कर देना। ही करते हो कि नहीं करते, इससे ए का मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा। चाहे तो आप बी का इसी तरीके से निकाल लो, या गामा बी को अगर आप 1 माइनस के गामा ए भी करोगे, 1 माइनस के गामा ए, तो बी का वैसे भी निकल जाएगा डायरेक्ट, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन 4 लाइन का है, बहुत खतरनाक लग रहा है देखने पर, आपको यह भी लग रहा होगा कि तुम लोग कर नहीं सकते, पर मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। अब मुझे करेक्ट आंसर निकाल के बताओ, और प्लीज वो बच्चा जरूर ट्राई करे जिसको लगता है उससे नहीं होगा। मैं तुम्हें अंदर तक बता रहा हूं बेटा, तुझे लग रहा है कि नहीं होगा, पर तू देखना अभी इस क्वेश्चन को करते तेरा कॉन्फिडेंस अगर यहां पर है तो तू वहां पर जाएगा। ठीक है, तो तू जरूर ट्राई करना, जिसको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तेरा पेन रुकना नहीं चाहिए। चलो अब मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा। ठीक है, 1 मिनट का समय है, चलो 90 सेकंड का समय है, आपको यहां पर जवाब देना है। IIT का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, देखने पर बड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेल डन यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब कुछ बच्चों का आंसर ए है, कुछ बच्चों का सी है, पर बिना कैलकुलेट करे मत निकालना भाई, निकालना जरूर, ध्यान रखना। हमें वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज निकालना है, द्रव अवस्था में मोल प्रभाज नहीं निकालना। द्रव अवस्था में तो दे ही रखा है, निकाल ही लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, यस 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 यस। तो हम लोगों ने क्या काम करा बेटा, यहां पर तो एक्स एक्स भी क्या है, द्रव अवस्था में मोल प्रभाज, तो हम लिखेंगे 0.5 गुणा पी नोट ए का मान कितना है बेटा 400, यहां पर 0.5 गुणा 600, हल करोगे तो ये हो गया 200 प्लस 300 बराबर आ गया 500 mm ऑफ Hg है। यानी टोटल दाब जो है विलियन के ऊपर वो 500 mm ऑफ Hg है। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें वाष्प प्रवस्था में यानी जो ऊपर वाली अवस्था है उसमें ज्ञात करना है मोल प्रभाज ए का और बी का। तो इसका 0.5 गुणा 400 है ना, 0.5 गुणा 400, और टोटल दाब कितना निकल के आया बेटा 500। तो आप देखोगे हल करने पर इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन 5 से 0.5 कट गया, अब इसका मान आ गया 0.4। तो एक में से घटाओगे तो बी का मोल प्रभाज कितना आएगा बेटा 0.6। तो ये हमारे पास 0.4 और 0.6 कहां पर आ गया बेटा सी में। ठीक है, कितना आ गया बेटा सी में। अब सी को टिक करोगे आगे बढ़ोगे तो लो जी भाई होगी मौज, 56.28% बच्चों का आंसर करेक्ट है। आधे बच्चों ने जल्दबाजी किस चीज में करी, उनको लग रहा था कि टोटल दाब निकल गया, मैच हो गया, ए का मोल प्रभाज दे रखा है, बी का निकल गया। अरे बेटा उसने जो मोल प्रभाज दे रखा है वो द्रव में दे रखा है, पूछा वाष्प में है, इसीलिए। और मैंने क्वेश्चन कराने से पहले ये बोला था कि इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, सी करेक्ट है, गलती से भी बहुत सारों से टिक हुआ होगा, मान गया मैं आपकी बात। अब मुझे ये बताओ, राउल्ट के नियम का ये क्वेश्चन था जो आपको लग रहा होगा कठिन है, पर भाई ये कठिन नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये कठिन नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा पीवाईक्यू। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा पीवाईक्यू अच्छे लेवल पे। ये बुक वैसे इंग्लिश की है पर मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन बताऊंगा भाई। तैयार हो भाई, रेडी? ठीक है, इसमें इजी था। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जेई 2024 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, जेई 2024 का है। तो इस क्वेश्चन को पहले देखना क्या है, और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का, तो इसलिए आपको टाइम रहेगा सोचने का, समझने का। तो भाई इन्होंने बोला है क्वेश्चन में यह है भाई, बेंजीन तथा 27 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन तथा मिथाइल बेंजीन बेंजीन के वाष्प दाब क्रम से वाष्प दाब क्रम से है 80 टोर तथा 24 टोर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। यदि यदि विलियन सममोलर हो, विलियन सममोलर हो, तो वाष्प अवस्था में यदि विलियन सममोलर हो तो वाष्प अवस्था में मिथाइल बेंजीन का
मोल प्रभाज ऐसे दे रखा इनटू 10 की घात माइनस के 2 निकटतम पूर्णांक। तो भाई ये क्वेश्चन वैसे इंग्लिश में था, तो तुम्हारे भाई ने अभी इसको दिमाग में ट्रांसलेट करा और आपके सामने ले आया। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई 2024 का है। बाकी जो कल की क्लास होगी, नेक्स्ट वाली क्लास, क्योंकि देखो जो समस्या तुम्हारे सामने है ना, हिंदी मीडियम में जैसे आप लोगों को लगता है कि भाई हमारे लिए हिंदी में क्वेश्चन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि मुझे भी रात भर बैठना पड़ता है और बहुत सारे क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना पड़ता है और फिर वो पीपीटी वगैरह बनती है। ठीक है, तो लास्ट मेरी क्या थी ना, उम्मीद थी, काफी लंबा लेक्चर था, कल आपकी क्लास थी, तो मेरे को समय नहीं मिल पाया, रात में बहुत लेट फ्री हुआ, बहुत लेट। ठीक है, तो जिस कारण आज ट्रांसलेट वाले क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए, पर हाँ ये क्वेश्चन जेईई आईआईटी 2024 का है। क्वेश्चन बहुत सरल है। आपको क्या करना है, देखो डरना नहीं है। आपको लगता है कि आईआईटी आप कर नहीं सकते, पता नहीं क्यों। आप ये मानो बेंजीन तो ए है, बेंजीन ए है, मिथाइल बेंजीन बी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है सर जी? मिथाइल बेंजीन का मोल प्रभाव निकालना है। किस में निकालना है सर जी? वाष्प प्रवस्था में निकालना है। ऐसा कहते हैं कि हमसे नहीं होगा आईआईटी। मैंने कहा रुको यार, आप देखो वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव ज्ञात करने का तरीका, अगर मैंने उसको बी माना हुआ है, गामा बी बराबर होगा टी बी बटे पी टोटल, यही बताया हुआ है। आप कहोगे हाँ सर ठीक है। सम मोलर विलियन भी दे रखा है कि विलियन में जो मोल प्रभाव है या जो मोल है वो समान है। ठीक है, सम मोलर विलियन है, ध्यान रखना, सम मोलर हो। तो जब सम मोलर विलियन होता है ना, मैं आपको बताऊं, मान लो अगर विलियन में ए के भी मोल एन हो और बी के भी मोल एन हो, कुछ भी एन हो, तो जब आप ए का मोल प्रभाव निकालोगे तो ए के मोल बटे ए के मोल प्लस बी के मोल, ऐसे ही करोगे। विलियन के अंदर की बात है, ऊपर की बात नहीं है। एन बटे 2n हो जाएगा और मान 0.5 आता है। और अगर एक्स ए का मान 0.5 है तो पक्की बात है एक्स बी का मान भी 0.5 ही होगा, क्योंकि एक में से घटा लोगे। तो विलियन सममोलर है, उन्होंने पहले ही बोल रखा है। ये हम लोग जानते हैं कि बी का हमें क्या निकालना है, यानी मिथाइल बेंजीन का हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाव। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्स बी पी नोट बी एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। अब क्योंकि हमें यह बात पता है बेटा, एक्स ए और एक्स बी दोनों के मान समान है, कॉमन आके ऊपर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा पी नोट बी और पी नोट ए प्लस पी नोट बी। ए हमने किसको मान रखा है, बेंजीन को। बी हमने किसको मान रखा है, मिथाइल बेंजीन को। आप यहां पर परिमाण रख दो ना, गामा बी निकल के आएगा 10 की घात माइनस 2 में, जो मान होगा वो रख देना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो आप करोगे इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, 1 मिनट का पोल देता हूं, करेक्ट होना चाहिए। समझाने का काम तो मेरा है, तुम्हारा थोड़ा ही समझाने का काम भाई। तुम बस समझते जाओ, तुम लोग करते जाओ, और जब आप करते जाओगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आप लोगों को लगेगा कि यार सही में इतना भी टफ नहीं था। बहुत सही। कुछ बच्चों का आंसर 23 है, कुछ बच्चों का आंसर 24 है। देखते हैं भाई किसका करेक्ट है। तो हम लोग जब यहां पर इसका मान रखेंगे पीबी का, तो पीबी कितना दे रखा है बेटा हमें, 24, और यहां पर क्या दे रखा है बेटा, पी नोट ए 80 प्लस 24, यानी 24 बटे 104, और 10 की घात माइनस 2 में लिखना है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा करिए और 10 की घात माइनस 2 से ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आपको 4 का पहाड़ा आता होगा। 4 के पहाड़े में ये कट गया बेटा 6 दफा, और ये कट गया हमारे पास 26 बार, ये हो गया हमारे पास 3 बार, ये हो गया हमारे पास 13 बार। 300 को आपको ने क्या करना है भाई, जाओ 1 मिनट, मेरा हमारा फुनवा किधर गया जी, देखने दो। तो ये आ गया बेटा हमारे पास, ध्यान से देखना, 0.2307। अब
ठीक है, गुणा 10 की घात, ठीक है, मतलब एक तरीके से इतना मान आएगा, ठीक है, और 100 से गुणा करोगे आप इसको, तो हमारे पास जो लास्ट मान आएगा वो आएगा हमारे पास 23, ये आएगा 23.07 गुणा 10 की घात -2। अब बेटा हमें जब निकटतम पूर्णांक रखना होता है तो हम दशमलव से अगला मान देखते हैं। अब दशमलव से अगला मान क्या है? 0। अब 0 को अगर हटाएंगे तो इसके हटाने पर इससे पहले वाले मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे पहले वाला मान कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर आ गया बेटा आंसर 23, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये 100 कैसे आया? देखो बेटा ऐसा होता है कि ये 100 कहीं से नहीं आया, हमें रखना तो यही है, पर हम मान तो यहीं से निकालेंगे, पर वास्तव में क्या है कि क्वेश्चन को बनाने का तरीका ऐसा है कि जो भी मोल प्रभाज आएगा उसको आप 10 की घात -2, फिर इन्होंने स्पेस बनाया हुआ है, निकटतम पूर्णांक भरने का तरीका होता है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मान आया वो बताओ, उन्होंने बताया कि जो मान आया उसको पहले 10 की घात -2 में कन्वर्ट करो। कैसे हो सकता है वो? बेटा 100 से गुणा करने पर और 100 से भाग करने पर। 100 से गुणा करोगे तो ये मान आ गया, और ये 100 को ऊपर लेके जाओगे तो वो 10 की घात -2 हो जाएगा, इसीलिए यहां पर मान 23 आया, ठीक है, इसीलिए यहां पर मान जो है वो 23 आया। तो भाई जिन जिन बच्चों को आईआईटी के क्वेश्चन क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिन लोगों को ये लगने लगा है कि हम आईआईटी कर सकते हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे भी टाइम पर आए तो हम भी कर सकते हैं, तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में आग लगा दो और अपने लिए एक सुंदर सा दिल बना दो फटाफट भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, 100%। आ गया बेटा? आ गया? तैयार हो जाओ फिर अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आ गया ये भाई, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बढ़िया। अब इस बार देखो आईआईटी में आपका जो भी आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करने का तरीका चेंज होगा, ठीक है, बाकी आप लोग पूरा क्वेश्चन कर लोगे। कैसे कर रखा है इस बार क्वेश्चन जो है वो जेई 2022 का क्वेश्चन है। कब का है बेटा? जेई 2022 का क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए क्या है बेटा, इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर दो वाष्पशील द्रव ए तथा बी का वाष्प दाब क्रमशः 50 टोर तथा 100 टोर है, ठीक है। यदि यदि विलयन में ए का मोल प्रभाज 0.3 है तो वाष्प अवस्था में, ध्यान रखना बेटा, वाष्प अवस्था में बी का मोल प्रभाज x/17 है, तो x का मान क्या होगा?
देखिए आपका जो भी मोल प्रभाज आएगा उसको आप x/17 के बराबर रख देना, ठीक है, x/17 के बराबर रख देना और x का मान निकाल लेना। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, पहले तो समझना, कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या मानना है, क्विलियन मान लेना है। आपको यह पता है कि यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है, P नोट A कितना है 50 टॉर, P नोट B कितना है 100 टॉर, ये हमें दे रखा है पहले से क्वेश्चन में। ओके जी, A का मोल प्रभाज 0.3 है, तो ये वेट मत करना कि वो B का मोल प्रभाज देगा विलियन में। अगर विलियन में किसी एक का भी मोल प्रभाज दे रखा है तो दूसरे का निकाल लो, एक में से घटा दो, तो B का मोल प्रभाज 0.7 आएगा विलियन में, ठीक है। हमें थोड़ा ही निकालना है विलियन वाला, हमें निकालना है वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज। अरे भाई क्या चल गए, ठीक है, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज। भाई आज मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, लग रहा है भूत आ गया। अभी मैं एक गेम खेलता हूं PES 2022, कुछ देखते हो PES 26 फुटबॉल का, फोन जेब में रखा रखा वो चालू हो गया, कुछ भी हो रहा है भाई। तो वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज अगर हमें मान लो P का निकालना है तो गामा B किसके बराबर होगा बेटा, PB और P टोटल। इससे ज्यादा हिंट मैं दूंगा नहीं, इससे ज्यादा मैं हिंट तो नहीं दूंगा, क्वेश्चन सेम वही है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आप लोगों के कमेंट भी चालू हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना चालू है, और आप मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। 14 आंसर आ गया, वाह भाई वाह, आपने तो मेरे से पहले 14 कर दिया, ग्रेट। मतलब आईआईटी के क्वेश्चन तो आप कर लोगे, अगर आप ऐसे ही बेटा अपने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करोगे तो वो भी हो जाएंगे। और अब मैं आप लोगों से पूछूं कि राउल्ट का नियम समझ में आ गया आपको, कि हाँ अब आ गया सर, पहले नहीं आ रहा था, है ना। यही कहानी होती है, जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते, तब तक किसी नियम का होना ना होना, है ना। भाई क्या नियम है, नियम तो हिंदी की तरह लिखा हुआ है, लेकिन फील करना बहुत जरूरी है। टॉर बेटा यूनिट होती है दाब की, आपको पता होगा गैलीलियो के एक स्टूडेंट थे टॉरिसेली, ठीक है, तो उनके नाम पर ही, क्योंकि उन्होंने बैरोमीटर की खोज करी थी, बैरोमीटर, बैरोमीटर जिससे दाब नापा जाता है, तो टोरिसेली ने अपने नाम से मिलता जुलता एक यूनिट दे दिया टॉर, और एक टॉर mmHg के बराबर होता है। अब देखो बेटा पीबी क्या हो जाएगा, XB, P नोट B, P टोटल के स्थान पर रखेंगे XA, P नोट A प्लस XB, P नोट B, ठीक है। अब हमने क्या काम करा बेटा, XB का मान रखा, मान लो B का मोल प्रभाज 0.7 आ गया, और हमें यह भी पता है कि भाई P नोट B का मान दे रखा है 100 टोर, तो यहां पर 100 रख दिया। अब यहां पर 0.3 गुणा 50 प्लस 0.7 गुणा 100। अब इसको हल करने पर ऊपर आ गया बेटा कितना 70, नीचे कितना आ जाएगा भाई 15 प्लस 70, तो ये आ गया हमारे पास 70/85, 70/85 आ गया बेटा। ये क्या आया, बी का मोल प्रभाज, और बी का मोल प्रभाज जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है x/17, तो अगर मैं यहां पर लिखूं XB बराबर 70/85, यानी x/17 बराबर आ गया 70/85, तो आपको 17 का पहाड़ा आता होगा, 17 ही कम 17, 17 पंजे 85 और 5 ही कम 5 14, तो x का मान जो आएगा बेटा वो आ गया 40, मतलब x का मान जो आ गया वो आ गया 14, x का मान क्या आ गया बेटा 14 आ गया, तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ गया 14 तो भाई साहब 71.74% बच्चों का आंसर करेक्ट है, ठीक है, 71.74% बच्चों का आंसर करेक्ट है, और बढ़िया बात है। तो अब मुझे बताइए बेटा कैसे लग रहे हैं आपको जेई के क्वेश्चन। अब कोई बच्चा ये कह रहा था कि आईआईटी बहुत कठिन है, आईआईटी के क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, अब हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे पहले बताओ।
हो रहा है ना। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, सेम इसी के ऊपर आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। कोई बात नहीं, आपको मैं तो भाई उदाहरण भी कराता हूं तो आईआईटी का, ठीक है। तो इसका मतलब यह नहीं कि लेवल ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि आप पर विश्वास ज्यादा है। आप पर विश्वास इतना ज्यादा है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है। हम तो बोल भी हिंदी भाषा में रहे, अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं, अपनी माता की सिखाई हुई भाषा में बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की भाषा में बोल रहे हैं। इसमें भी अगर समझ नहीं आया तो फिर क्या फायदा ऐसे ज्ञान का, है कि नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, यह क्या कह रहा है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः कितना दे रखा है भाई इन्होंने, 90 और 15, 90 mmHg तथा 15 mmHg हैं, ठीक है, mmHg हैं। यदि विलयन में ए का मोल प्रभाज 0.6 है तो वाष्प अवस्था में बी का मोल प्रभाज x गुणा 10 की घात -1 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ठीक है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इस बार कोई हिंट नहीं दे रहा क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम चल रहे हैं। ठीक है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पर ए और बी के वाष्प दाब 90 और 15 mmHg है। ए का मोल प्रभाज जितना है तो बी का मोल प्रभाज वाष्प अवस्था में बताना है कितना होगा, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर 1 आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर 10 आ रहा है, देखते हैं भाई। मोल प्रभाज का मान कभी भी, हाँ भाई, क्योंकि 10 की घात -1 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो आ सकता है। देखिए आप ये मान के चलिएगा एक विलियन है, उस विलियन में जो जो मान दे रखे हैं उसके आधार पर देखना। आपने क्या दे रखा है बेटा, पी नोट ए का मान दे रखा है 90, पी नोट बी का मान दे रखा है 15 और मोल प्रभाज ए का मान दे रखा है 0.6, तो बी का मोल प्रभाज हमें अपने आप पता लग जाएगा 0.4 और हमें गामा बी ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं गामा बी का फॉर्मूला होता है पी बी बटे पी टोटल। पी बी के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा, एक्स बी पी नोट बी और यहां पर एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी और पी नोट बी, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करा होगा, यहां पर मान रखा 0.4 गुणा बी का कितना था भाई 15 बटे 0.6 गुणा 90 प्लस 0.4 गुणा 15। हल करने पर आपको मैं बता दूं 4 की मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो 15 चौका 60 आएगा, तो 6 आ गया ऊपर। इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 90 की 0.6 से तो हमारे पास 0.54 आएगा भाई, प्लस और इसका आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 60, तो ये कट गया 1 से और ये आ गया 10। इसको आप क्या लिखोगे बेटा, 1 और 10 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -1, तो इसका मतलब है x गुणा 10 की घात -1 था, तो यहां पर 1 गुणा 10 की घात -1 आ गया।
तो एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। एक्स का मान 1 आ गया तो 75.939% बच्चों का आंसर करेक्ट है। अब मुझे बताइए भाई, देखो आज तो आप लोगों को मैंने कल की क्लास में कुछ पढ़ाया था, आज की क्लास में कुछ पढ़ाया था, और कल की क्लास में और ढेर सारे जेईई मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा मैं कल, ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप लोगों का जो विश्वास है आईआईटी के प्रति, अपने प्रति, अपनी हिम्मत के प्रति, अपने जोश के प्रति, वो बढ़ा है या कभी कभी अभी भी डाउट लग रहा है कि हम नहीं कर सकते? ठीक है, अभी तक मैंने उन बच्चों को बोला था कि भाई अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो जल्दी से दिल बना दो, हार्ट बना दो, लेकिन मैं चाहता हूं जिसको लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी अपनी राय दे सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी तुम्हारी क्लास जो है भाई, तुम्हारी मैं वीडियो कॉल करूंगा नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट वाले वीक की पहली क्लास में, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारी मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट होगी दोस्तों। एक्स बी कैसे पता लग गया, बताता हूं बेटा। एक्स बी ऐसे पता लग गया, जैसे हमारे पता है, मान लो एक्स ए का मान 0.6 दे रखा है। यह बात सबको पता होना चाहिए कि जो मोल प्रभाज का योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर है। तो अगर इसका मान 0.6 है तो एक्स बी को जब आप हल करोगे तो एक्स बी का मान क्या आएगा बेटा, 1 माइनस के 0.6 यानी 0.4। इस तरीके से पता लग गया। ठीक है दोस्त, सर 17 कहां से आया? बेटा 17 क्वेश्चन में ही दे रखा था उन्होंने। देखो उन्होंने बोला है कि जो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा ना 17 दिया रखा है, कोई से में भी कहीं भी कुछ पूछ लेते हो। दिखाता हूं 17 कहां से आया पहले तो। अरे कहां गया, हाँ इधर देखो बेटा, इस क्वेश्चन में मोल प्रभाज बी का x/17 दे रखा है। तो एक मोल प्रभाज तुमने निकाला तो एक्स बी के स्थान पर हमने x/17 रख दिया, x/17। हमें मोल प्रभाज नहीं पूछा था, हमें x का मान पूछा था, तो फिर x का मान हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो भाइयों ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। ठीक है, आईआईटी का सपना जागृत रहना है, क्योंकि आप लोगों को मुझे इन गधों से ही घोड़ा बनाना है। ठीक है, मतलब एक तरीके से बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ शुरुआत धीरे धीरे रहेगी, धीरे धीरे रहेगी, धीरे धीरे रहेगी, लेकिन जब कंसिस्टेंसी लगातार, अनुशासन लगातार चलता रहेगा तो एक दिन हम पक्का आईआईटी तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 2 लाइनें हैं। ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं दौर कहीं, आज भी मेहनत जारी है। और ये मेहनत हमारी तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी सर, तब तक चलती रहेगी सर, जब तक कि हम आईआईटी तक ना पहुंच जाएं। निरंतर हम मेहनत करेंगे, निरंतर हम क्वेश्चन लगाएंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे, और आप लोगों के पास जो डीपीपी मिली होगी आज आपको, हेनरी के नियम वाली या जो भी आगे की होगी, वो आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज क्लियर हो जाएगी। ओके टिल्लू भैया, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू, बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टिल्लू भाई एकदम ठीक है बेटा, टिल्लू भाई खुश है, देख रहे हो का स्माइल मारे है।